लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भगवान से बढ़कर होते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर डेथ बन जाता है तो फिर हम जैसे लोगों को उठ करके सवाल खड़ा करना पड़ता है। मरीज कहता है कि डॉक्टर सिर्फ हमारे लिए डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक मसीहा है। लेकिन जब वही डॉक्टर आगे चलकर जब सीरियल किलर बन जाता है, तब लोगों को खड़ा होकर के उसके खिलाफ में आवाज उठाना पड़ता है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और सुन करके आप सकपका जाएंगे, आप माथा पकड़ लेंगे कि हाय, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है? हम कहेंगे ये इंडिया है, ये भारत है, और इस भारत में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ यहाँ संभव है। तो आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और इस कहानी को समझते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा कुछ समय पहले और इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। देवेंद्र शर्मा नाम करके एक आदमी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसके परिवार एक साधारण परिवार से होते हैं। 1958 के आसपास इसका जन्म होता है यूपी के अलीगढ़ में। इसके जो पिताजी हैं वो बिहार के सिवान में एक क्लिनिक था डॉक्टर का, आयुर्वेदिक का, उस क्लिनिक में कार्यरत होते हैं, यानी कि उस पर काम कर रहे होते हैं। इसी देवेंद्र शर्मा की हम बात कर रहे हैं जो आगे चल करके डॉक्टर डेथ भी बन जाता है और ये आगे चल के एक सीरियल किलर भी बन जाता है। 1984 में देवेंद्र शर्मा ने BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी की पूरी अपना तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद जैसे ही इसका BA यानी कि स्नातक का पढ़ाई ग्रेजुएशन खत्म होता है, उसके बाद राजस्थान के जयपुर में वो एक क्लिनिक खोलता है, एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। 11 साल तक इस बिजनेस को चलाने के बाद उसे काफ़ी नुकसान होती है और उसे अंदर से बहुत एक जोर का झटका लगता है। इतना लॉस होने के बाद देवेंद्र शर्मा का दिमाग खराब होता है और वे कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं और यहीं से इस देवेंद्र शर्मा का कहानी शुरू होती है। और इसके बाद 1990 का दशक आता है। 1990 के दशक में पैसों की तंगी से हार कर काफ़ी परेशानी का सामना उठाने के बाद देवेंद्र शर्मा ने एक रास्ता चुना और यही रास्ता उसको हमेशा के लिए अंधेरी काल कोठरी पर लेकर के चला गया, जिसे हम अपराध की दुनिया कहते हैं। अपने कुछ दोस्तों से ये अपने आप में एक सजेशन लेने लगा, कुछ ना कुछ सवालें पूछने लगा। उसके दोस्त उनको कहने लगे कि बाबू कुछ ना कुछ अगर करना है तो कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा क्या करना होगा? इनको सलाह दिया गया कि तुम एक गैस एजेंसी खोल लो। हालांकि ये डॉक्टर के साथ में जुड़ा हुआ था, डॉक्टर से इनका कनेक्टेड था, लेकिन फिर भी उसने एक गैस एजेंसी का एक धंधा शुरू किया। अब ये दिमाग लगाने लगा कि आखिर गैस एजेंसी का धंधा खोल के मैं क्या करूँगा। तो गैस एजेंसी सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए था, लेकिन यहाँ पर इसका काला धंधा कुछ और ही चल रहा था। काला धंधा में ये करता क्या था तो आपको हम बता दें कि गैस एजेंसी के नाम पर ये ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को अपने यहाँ बुलाता था और ट्रक ड्राइवरों को बेरहमी से मार करके उसका किडनी को निकाल करके और उसके किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि लोगों को आखिरकार ये मारता क्यों था, क्योंकि असल में डॉक्टरों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा एक जरिया बन गया था देवेंद्र शर्मा। और देवेंद्र शर्मा ये कहने लगा कि भाई अगर किसी सामान्य व्यक्ति से अगर हम किडनी मांगते हैं या खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा बहुत देना पड़ेगा, और उसके बाद जो व्यक्ति को हम लगाएंगे उससे पैसा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति से हम मांगेंगे, जिस व्यक्ति से हम किडनी लाएंगे, वो भी तो हमसे पैसा लेगा। तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि पैसा ना देना पड़े, किडनी भी प्राप्त हो जाए। तो कुछ पैसे डॉक्टरों को दे करके, कुछ पैसे ले करके, बचा करके, और वो किडनी भी निकाल लेता था, उनको मार भी देता था। और इतनी बेरहमी से मारने के बाद इन सभी लाशों को यूपी के कासगंज में स्थित एक हजारा नदी है, इस नदी पर ले जा करके उन लाशों को फेंक देता था। इस नदी की खासियत है कि भारत में इस नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते थे मगरमच्छ, और मगरमच्छों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जब लाशों को फेंका जाता था तो मगरमच्छ उस लाशों में से एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ते थे, हर लाश को वो पूरी तरीक़ा से खा जाते थे। और इनके लिए एक बहुत बड़ा
एक बहुत ही कामयाबी वाला रास्ता मिल गया। हर लाशों को मारना, किडनी ट्रांसप्लांट करना, उठा के ले जा करके कासगंज का हजारा दिन फेंक देना, मगरमच्छों का लाश को खाना और पूरी तरीका से सबूत को निस्तो नाबूद कर देना। दरअसल आप ये कहानी जो सुन रहे हैं ये 1994 से लेकर के 2004 के आसपास की थी। और इसी के बाद उसने सोचा कि अब गैस एजेंसी के नाम पर कितना लोगों को मारा जाएगा। अब इसके बाद इसने एक नया तरकीब सोचा। नया तरकीब में सोचा क्या, अपने आप को एक नकली जो सवारी होता है वो सवारी बताने लगा। टैक्सी ड्राइवर को बुकिंग करना चालू किया, टैक्सी को बुक करके ड्राइवरों को बुलाता था। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर के वह उसके सामने आते थे और टैक्सी में बैठ करके वो कहीं सुनसान जगह पर ले जाता था अपना पता बताकर। अब वहीं पर उन सारे टैक्सी ड्राइवरों को मार करके उन टैक्सियों को बेच देता था और वहाँ पर उन लाशों को फिर से किडनी निकाल करके फिर से वही हजारा नदी पर फेंक देता था। लाशों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब पूरे इलाका में सनसनी फैल गया कि आखिर इतने बड़े मात्रा में आखिर लाश कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार टैक्सी ड्राइवरों की मृत्यु कैसे हो रहा है, लेकिन इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस हर तरीका से जांच करती है लेकिन इस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाती है। अंत इससे होने लगा कि इसने फिर एक बार एक टैक्सी ड्राइवर को बुक किया। टैक्सी ड्राइवर को बुक करने के बाद जब टैक्सी ड्राइवर को पता था ये बात कि कोई ना कोई ऐसा बुकिंग करता है और उसके बाद उसको ले जाता है, जब वैसा ही हुआ उस ड्राइवर के साथ में, जब उस ड्राइवर को वो एक सुनसान जगह पर लेकर के जा रहा था, उसी सुनसान जगह पर देखा गया कि कुछ लोग खड़े हैं, तो ड्राइवर ने पहले ही गाड़ी रोक दिया और वहाँ से रोकने के बाद सीधे भागता है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं कुछ समय बाद आ रहा हूँ, लेकिन टैक्सी ड्राइवर वो समझ जाता है और वहाँ से भाग निकलता, सीधे पहुँचता है पुलिस स्टेशन और हर कुछ बयान करता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। पुलिस इसके बाद हरकत में आती है। पुलिस हरकत में आती है, उस गिरे आदमी के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड को खंगालती है और देवेंद्र शर्मा के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करती है। अब पुलिस सारी चीज़ों को पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद ये सारा चीज़ों को कबूल देता है, कहता है कि जितनी भी मौत हुई है उसका जिम्मेदार मैं हूं। 50 से ज्यादा लोगों की मारने का इन्होंने बात किया, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण 27 मामले दर्ज होते हैं और गुड़गांव की अदालत में इनको उम्र कैद की भी सजा सुनाई जाती है। जब गिरफ्तार करके जयपुर का जेल में जब भेजा जाता है इसको, तो जयपुर का जेल में कुछ समय रहने के बाद पैरोल पे ये बाहर आते हैं। पैरोल पे बहाना लगाते हैं कि मेरे घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। पैरोल पे जब ये बाहर आते हैं, पैरोल का जब टाइम खत्म हो जाता है, जब इनको फिर से वापस जाना होता है तो महाराज फरार हो जाते हैं। पुलिस फिर से धरपकड़ चालू करती है लेकिन कभी भी कोई सुराग का पता नहीं चलता है। अंततः जब 2004 में गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपने बीवी अपने बच्चों को छोड़ दिया था और अंततः जब पैरोल से बाहर होते हैं तब उसने एक विधवा औरत से शादी करके फिर से अपना ज़िंदगी सेटल कर लिया और ज़मीन जगह का कारोबार, अपनी जो ज़मीन था उसको भी बेचने की पूरा प्लानिंग करने लगता है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है फिर से दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और इस बार गिरफ्तार करके इनको दिल्ली का तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अब इनको पैरोल नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पैरोल एक बार मिल जाता है, अब पैरोल मिलने के बाद जब कोई इस पैरोल को तोड़ देता है तो पैरोल उसको दोबारा नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर से ये पैरोल पे बाहर आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में शादी है। 1 से 2 महीना के पैरोल पे ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में शादी है। जेलर से पूछा जाता है कि अब इनका रवैया कैसा है, जेलर कहता है कि बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो व्यक्ति एक बार पैरोल तोड़ चुका हो उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा आखिर कैसे किया जा सकता है। जरूर किसी न किसी का मिली भगत रही होगी, इसीलिए इसको बार बार वापस बुलाया जाता है, बार बार इसको बाहर भेजा जाता है। अब दूसरी बार क्या होता है तो 2023 में तिहाड़ जेल से जब ये बाहर होते हैं तो ये फिर से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद पुलिस का तपिश चलती है। अपने पैरोल ख़त्म होने के बावजूद भी ये व्यक्ति वापस नहीं आता है और जब वापस नहीं आता है तब धरपकड़ चालू होती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। अंततः देखा जाता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का एक आश्रम है दौसा जगह पर, उस आश्रम में देखा जाता है कि एक साधु रहते हैं और लोगों का ये संकेत हुआ कि कहीं ना कहीं यह वही व्यक्ति होगा। लेकिन किसी साधु संतों पर ऐसे डायरेक्ट गिरफ्तार करना यह हर किसी का आहत करने जैसा था। इसके बाद इसे गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम की तैयारी की जाती है और उस टीम को इस साधु के ही अनुयायी बना करके, इनका दास बना करके आश्रम में छोड़ा जाता है और इनको कहा जाता है कि इन पर एक पैनी नज़र रखा जाए, देखा जाए कि ये क्या क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं। और बहुत सारे जानकार बताते हैं कि उनकी चेहरों पर झुर्रियाँ आ चुकी थी और ढंग से वो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन
लोगों को पहचानने में दिक्कत होने लगा कि आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो जानकार बताते हैं कि भले चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाए, भले बाल सफ़ेद हो जाएं, लेकिन इंसान की जो आँख होती है और वो नाक होती है वो कभी नहीं बदलती है, क्योंकि पिछले वाले फ़ोटो से अगर आप चेहरा मैच कराओगे चेहरा मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आँख और नाक को मैच कराओगे तो वो ज़रूर मैच करेगा। यही हुआ अंततः लोगों को पता चलता है, पुलिस को जो पता चलता है, विशेष टीम को पता चलता है कि ये आदमी वही है। और जब पूरी तरीक़ा से ये मामला कंफर्म हो जाती है तब जाकर के फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करके मई 2025 में गिरफ्तार करके फिर से एक बार उनको जेल में डाला जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इतना शातिर व्यक्ति को, इतना चालाक व्यक्ति को और इतना धोखेबाज व्यक्ति को बार बार पैरोल पे क्यों बाहर छोड़ा जा रहा था। सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर शासन का या हमारे कानून व्यवस्था की ऐसे ही धज्जियाँ अगर उड़ाती जाएंगी तो सोचिए कैसे काम चलेगा। अपराधी पैरोल के बहाने पर अगर बार बार अगर बाहर निकलते रहेंगे तो सोचिए आम लोगों पर क्या असर होगा। हालांकि देखा जाता है ना तो सारे अपराधी तो पैरोल पे बाहर निकलते हैं, लेकिन अफसोस जो निर्दोष हैं वो तो ऐसे बंद होते हैं और ऐसे ऐसे धारा में बंद होते हैं। तो पैरोल तो छोड़ दीजिए, उनका तो मुकदमा भी कोर्ट में नहीं चलता है। चाहे आप लद्दाख का सोनम वांगचुक ले लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थी को या पढ़ रहे छात्र को ले लीजिए या टीचर्स को ले लीजिए, उस पर जानबूझ करके NSA या UAPA का मुकदमा डाल करके उनको सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ या उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये स्टोरी सुन करके। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को आप दूसरे तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, हमारा मेंबर जरूर बनिएगा, हमारा हिम्मत जरूर बनिएगा, ताकि आगे चल के और भी ऐसे ऐसे टॉपिक पे हम वीडियो लाएँ, आप लोग को बताएँ, आप लोग को समझाएँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।